आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम लोग इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी परीक्षा के पीटी परीक्षा के फिजिक्स भौतिकी के प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न है कि एंगस्ट्रोम इकाई है। एंगस्ट्रोम जो है लंबाई की इकाई है, लंबाई का मात्रक है, लेकिन लंबाई का यह एक छोटा मात्रक है। तरंग दैर्घ्य जो है, तरंगों की लंबाई जो है बहुत ही छोटी होती है। यही कारण है कि तरंग दैर्घ्य, तरंगों की लंबाई, दैर्घ्य का मतलब यहाँ पे होता है लंबाई, जिसको इंग्लिश में वेव लेंथ कहते हैं। वेव की लंबाई, तरंग की लंबाई, जिसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यह भी एक तरह की लंबाई है। और इस तरह की छोटी लंबाइयों को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम मात्रक यूज किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम जो है मात्रक होगा तरंग दैर्घ्य का। तो ए पर हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है वाट में, शक्ति को मापा जाता है, मीटर पर सेकेंड में वेग को मापा जाता है, रेडियन में कोण को मापा जाता है, और हर्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था आवृत्ति का मात्रक होता है या आवृत्ति को मापा जाता है, तो जवाब होगा, सही जवाब हर्ज में। ए पर हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। हम लोग पढ़े हैं कि श्वेत प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, विबजियोर, जिसमें से आर यानी कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और भी यानी कि बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हमसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम होता है, ये सही जवाब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है, तो ये सही जवाब है, इसलिए हम लोग बी पर यहाँ पर टिक करेंगे। जो बैजा नीह पिनाला हम लोग पढ़ते हैं विबजियोर, इसमें लाल आर यानी लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और वी यानी बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है, तो सही ऑप्शन है, हम लोग बी पर यहाँ पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस स्केल हो और यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ जो सेल्सियस स्केल का जो पानी के जमने का ताप होता है वो 0 डिग्री से होता है, और पानी के खौलने का ताप 100 डिग्री से होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में पानी के जमने का ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और पानी के खौलने का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम ताप और अधिकतम ताप के बीच का जो अंतर है वो 100 डिग्री सी का है, और यहाँ पर अंतर जो है 180 डिग्री सी का है। तो यहाँ पे शुरुआत 0 से करना है और यहाँ शुरुआत 32 से करना है। तो सेंटीग्रेड को सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट में बदलने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर कोई ताप सी हो और यहाँ का कोई ताप फ़ारेनहाइट हो, तो आप देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से करना है, 0 से, तो C-0 लिखेंगे। और यहाँ पे शुरुआत आप देख सकते हैं 32 से करना है, तो F-32 करेंगे। और यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं स्केल का डिवीज़न कितना है, 0 से 100 है, यानी 100 डिवीज़न है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे 32 से 212 है, यानी इसके बीच में टोटल डिवीजन्स जो हैं टेम्परेचर के वो 180 हैं, तो इसलिए यहाँ पे 180 से डिवाइड करेंगे और इनको आपस में बराबर कर देंगे। और इसी सूत्र के मदद से हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम लोग बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों से 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो बताइए 40/100, 0 तो हट जाएगा, और यहाँ पे F-32/180। तो आप देख सकते हैं ये F-32 बराबर हो जाएगा 40/100 गुने 180। ये दोनों 0 जो है कैंसिल हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा, F-32 बराबर। तो इसलिए F इज इक्वल टू हो जाएगा, 32 + 72 यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही जवाब जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए वाला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, मात्रक है। हम लोग जानते हैं एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर का। और चाहे शक्ति यांत्रिक शक्ति हो या विद्युतीय शक्ति हो,
प्रत्येक शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। जूल्स पर सेकेंड के बराबर होता है यह वाट, और इसी जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। तो यहाँ पे शक्ति का जो मात्रक होगा वो वाट होगा, तो इसलिए हम लोग डी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में। हम लोग जानते हैं कि विद्युत मोटर में जब हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो मोटर जो है चलता है। विद्युत मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो उसको गति में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो सही विकल्प जो है सी वाला विकल्प जो है सही होगा। और भी ऑप्शन है जिसको मैं बता दूं कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम हीटर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी गति देते हैं तो विद्युत मिलता है, ऐसा डायनेमो में होता है। और ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है स्टीम टरबाइन करता है। भाप से चलने वाला जो टरबाइन जिससे बिजली पैदा होती है, स्टीम टरबाइन। या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक कपूल यानी ताप विद्युत युग्म से बने हुए जो जनरेटर होते हैं उसमें भी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत मोटर में, तो उसके लिए सही जवाब यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर, विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब मापे जाते हैं। पोटेंशियोमीटर जिसको विभवमापी हिंदी में कहते हैं, इससे विभवांतर भी मापा जाता है, विद्युत वाहक बल भी सेल का मापा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध भी सेल का मापा जाता है। और वोल्टामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी चालक से प्रवाहित आवेश अथवा विद्युत को मापा जाता है। विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न आवेश किसी चालक से कितने मात्रा में, कितने अमाउंट में प्रवाहित हो रहा है, उसी को मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टामीटर को कूलाम मीटर भी कहते हैं। तो इस तरह से विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र हो गया वो है एमीटर, इसलिए सही विकल्प बी होगा। हम लोग बी पर यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक हैं। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पर सूरज से जो किरणें आती हैं, सूरज से जो विकिरण आता है वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है, लेकिन अवशोषित होने के बाद पृथ्वी पुनः इस विकिरण को अपने से उत्सर्जित करती है। लेकिन जब पृथ्वी जब उत्सर्जित करती है तो इसकी ऊर्जा घट जाती है। इसकी ऊर्जा घटने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। लेकिन जब तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है तो पृथ्वी द्वारा पुनः जो विकिरित किरणें होती हैं, पृथ्वी द्वारा जो पुनः उत्सर्जित किरणें होती हैं, उनका तरंगदैर्घ्य बढ़ने के कारण उसमें मुख्य रूप से अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड। और इन अत्यधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को हमारे वायुमंडल का जलवाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3, इन गैसेज द्वारा इन अत्यधिक तरंगदैर्घ्य के किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके पुनः पृथ्वी पर विकिरित किया जाता है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन कौन है, तो मीथेन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसलिए सही विकल्प होगा उपयुक्त में एक से अधिक, इसलिए हम लोग ई ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, बोस आइंस्टीन संघनन का भी थ्योरी दिया, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता यानी द्रव्यमान ऊर्जा थ्योरम, मास एनर्जी रिलेशन, ये भी दिया उन्होंने आइंस्टीन साहब ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी नियम दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आइंस्टीन साहब ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, इसके लिए उनको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो हमसे पूछा गया था नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? मैं आपको बताऊं, हाइड्रोमीटर से किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर से तापमान मापा जाता है, बिना संपर्क में आए किसी वस्तु से आने वाली किरणों के आधार पे किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का तापमान मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर ऐसा यंत्र है जिससे आर्द्रता मापी जाती है। तो आप देख सकते हैं हमसे पूछा गया था आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो बी विकल्प जो है सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? इकाई यानी मात्रक क्या है?
तो हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यह भी बोल सकते हैं। तो सही विकल्प जो है ए वाला विकल्प जो है सही विकल्प है। हम लोग ए पर यहाँ पर टिक करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।